वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आज आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें हम यूनिट 5 कर रहे हैं। इसके अंदर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, दो सरल आवर्त गतियों का संयोजन। इसके अंतर्गत हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में दो सरल आवर्त गति अगर एक ही क्रिया रेखा पर आके एक बिंदु पर मिलती है तो परिणामी प्रभाव क्या रहता है उसका अध्ययन हमने विस्तार पूर्वक कर लिया था। इसके बाद हमने यदि दो सरल आवर्त गति लंबवत दिशा में चलती हैं तो परिणाम क्या होगा, किस तरीके के पैटर्न्स बनेंगे और लिसाजू पैटर्न्स हम क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। लिसाजू पैटर्न्स के लिए हमने अध्ययन किया था कि उसके अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं वो आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। आवृत्ति अगर अलग अलग है या सेम है उसके हिसाब से लिसाजू आकृतियाँ अलग अलग बनती हैं। और लिसाजू पैटर्न क्यों बनते हैं ये हमने थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से उसको समझ लिया था। आज हम ग्राफीय विधि से समान आवृत्ति की दो लंबवत सरल आवर्त गतियों का संयोजन का अध्ययन करेंगे। ग्राफिकल कंपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी 1:1 की फ्रीक्वेंसी है। तो इसका हम ग्राफीय विधि से इसका अध्ययन करने का एक तरीका है, वो हम तरीका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समान चाल से वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का वृत्त के व्यास पर, यार ये क्या है? तो एक समान चाल से वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का वृत्त के व्यास पर प्रक्षेप सरल आवर्त गति होता है, ये हम जानते हैं। तो इस स्थिति में सरल आवर्त गति का आयाम जो है, सरल आवर्त गति जो होती है उसका एम्पलीट्यूड वो वृत्त की त्रिज्या से और आवर्त काल पर, मतलब एक चक्कर पूरा करने में वो कितना समय लेता है उससे हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो संयोजन जैसे हमने करा है तो उसके लिए आप ग्राफ में देखिए हमने क्या करा है, एक दो वृत्त ले लिए हमने, क्योंकि दो सरल आवर्त गति लंबवत दिशा में है तो इसमें देखिए हमने दो वृत्त बना लिए। दोनों वृत्तों को हमने इस तरीके से निर्माण किया है कि उनसे अगर हम लाइन खींचे तो दोनों लंबवत आके मिलती हैं। दोनों जो वृत्त हमने बनाए हैं उनका जो त्रिज्या है वो अलग अलग है। एक की त्रिज्या हमने a ले ली जो इसका अधिकतम जो इसका आयाम है, दूसरे की त्रिज्या हमने b ले ली जो कि दूसरी सरल आवर्त गति का आयाम है। तो b और a त्रिज्या के दो वृत्त हमने बना लिए, दो सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए a और b रेडियस के। अब हम ये मान रहे हैं कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति है वो समान है। समान है इसका मतलब उनका आवर्त काल या टाइम पीरियड भी समान होगा। इसलिए जितने समय में ये एक चक्कर पूरा करेगा उतने ही समय में इस वृत्त के ऊपर भी कोई पार्टिकल अपना चक्कर पूरा कर लेगा। तो इसके लिए अब हमने क्या करा है, इसको हमने 8 बराबर भागों में बांटा है। देखिए यहाँ से 0 से शुरू करा, ये इसको पहले इस तरीके से डिवाइड कर लिया और फिर चित्र में दिखाए अनुसार इसके 8 भाग कर लिए और हमने इनको नंबरिंग कर दी। 0 यहाँ से शुरू करा है, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 8 वापस इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है। ऐसे ही अगर हम दूसरे वृत्त को देखें तो उसके अंदर भी बिल्कुल वहीं से हमने 0 शुरू करा है जहाँ से बी वाले वृत्त को शुरू करा था। तो इसके भी 8 भाग कर लिए और 0 यहाँ से शुरू करते हुए हमने 8 हिस्से कर लिए, जिससे 8वां जो पॉइंट है वो वापस प्रारंभिक बिंदु के ऊपर आके कोइंसाइड कर रहा है। ये हमने इसलिए करा है क्योंकि दोनों वृत्तों की आवृत्ति
बिल्कुल बराबर है। इसमें चलने वाले कण की आवृत्ति बिल्कुल बराबर है। अब हम इसका ग्राफीय विधि से ये चीज हमने ड्रॉ करके रख ली। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हर एक बिंदु से एक लाइन खींचेंगे। तो देखिए 0 की लाइन, हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ तक हमने ड्रॉ कर ली। ऐसे ही यहाँ से जो 0 के बिंदु है, ये स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ तक ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम हर बिंदु से स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे। तो 1 से खींची, ये देखिए ये वाली 1 की लाइन आ गई, ये 2 की लाइन आ गई, ये आपकी 0, 8 और 4 की लाइन एक ही होगी। फिर उसके बाद 5 की लाइन आ गई और ये आ गई आपकी 6 की लाइन। तो ये तो इस बी वृत्त के लिए हो गया। ऐसे ही हम ए वृत्त के लिए करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये 6 की लाइन सीधी ये आ गई, 5 और 7 की जो लाइन है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी, सीधी ये लाइन आ गई। 3 की और 1 की ये लाइन भी एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हुई इधर आ गई, और 2 की लाइन ये आ गई। तो इस तरीके से दोनों जो आपकी सरल आवर्त गतियां हैं उनके आपके जो ये मिलने वाले इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आ गए। अब हम इसके अंदर अलग अलग फेज डिफरेंस, क्योंकि हमने दोनों सरल आवर्त गतियों को लंबवत माना है और उनके कालांतर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो हम अलग अलग केसेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें यदि कालांतर 0 है, इफ फेज इज 0। फेज 0 है, इसका मतलब फाई 0 है। तो ये चीजें मैंने बता दी। हम वापस ए और बी के 2 वृत्त खींच लिए हमने और सीधी रेखाएं हमने मान ली। तो अब अगर सीधी रेखाएं माने तो बिंदु ए जो है, इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है, इससे हम देखें तो 2a व 2b भुजाओं के एक आयत की रचना हो जाती है। ये देखिए, अगर आप इसके अंदर देख रहे हैं तो ये जो लंबाई है, ये क्योंकि ये त्रिज्या के बराबर होगी, तो ये 2b, ये जो लेंथ है आयत की रेक्टेंगल की, इसकी लेंथ हो गई 2b और इसकी हो गई 2a। तो ये एक आपका रेक्टेंगल बन गया। अब हमने क्या करा है, ये सारी चीजें करके इनिशियली जो हमने अज्यूम करा है कि कालांतर 0 है। कालांतर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों कण 0 0 की स्थिति से ही प्रारंभ होंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति इस चित्र में आप देखिए, पहली स्थिति अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट बनाए दोनों कणों का तो क्या होगा, 0 प्रारंभ में 0 पर है कण और यहाँ भी 0 पर है। तो दोनों बिंदु ऐसी स्थिति में अगर मिलते हैं तो कहाँ पे मिलेंगे, ए बिंदु पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों का आवर्त काल समान है, इसलिए दोनों 1 पर जब पहुंचेंगे तो उन दोनों का जो मिलने वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा बी। उसके बाद आगे और चलेंगे 2 पर, तो इधर भी ये पार्टिकल 2 पे पहुंचेगा और ये यहाँ वाला पार्टिकल भी 2 पे पहुंचेगा। तो आप देखेंगे ये बिंदु सी पे पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स समान आवृत्ति के, वैसे वैसे आपके जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है जो ए से सी तक जा रही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब वो दोनों 3 पॉइंट पर पहुंचेंगे, 3 नंबर वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो देखिए उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, वापस बी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पहले जैसे पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है वैसे वैसे ये पॉइंट ए से सी तक गया और फिर सी से वापस बी पर लौटना शुरू हो गया। अब 4 पर जब पार्टिकल आता है तो आप देखिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वापस ए आ गया। तो मोशन क्या हुई, एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, 2 पार्टिकल्स और उनकी जो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है उनको हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं, तो
पार्टिकल ए से सी तक मूव करता है और फिर सी से वापस ए तक मूव करता है, जो क्लियरली आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिपिक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम आगे ऑब्जर्व करें तो 5 नंबर पॉइंट को अगर हम इंटरसेक्ट कराएंगे दोनों 5 नंबर पॉइंट्स को, तो वो डी पर आकर मिलते हैं। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट जो है वो ई पर आकर मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल जैसे पूरा एक सर्कल में चल रहा है, वैसे वैसे ए बी सी, फिर सी बी ए, फिर वो उससे ए से आगे निकल गया दूसरी साइड, डी और ई तक पहुंच गया। उसके बाद जब पार्टिकल 7 पे पहुंचेगा तो हम देखते हैं वो पुनः डी पर इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, और जब वो 8 पे पहुंचता है तो ए इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलता है। तो अगर हम दो पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की जो फेज डिफरेंस है, कालांतर है, वो 0 है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो समान है। ऐसी स्थिति में एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होगा। हमने कल लिसार्डो आकृतियों को थ्योरेटिकली पढ़ा था और उसके अंदर भी हमने यही चीज़ कही थी। हमने उसमें थ्योरेटिकली डिराइव किया था कि जब भी कालांतर फाई 0 होगा और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वो एक सरल रेखा को ही प्रदर्शित करेगा। हमने इसका डायग्राम भी देख लिया था। ये स्ट्रेट लाइन देखिए, ग्राफिकली हमने ये ऑब्टेन भी कर लिया। तो ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट ग्राफिकल मेथड से सिमिलर है, उसको प्रूव भी करता है। अब इसी के अंदर हम सेकंड केस कर सकते हैं, यदि कालांतर फाई 0 ना हो तो हम नेक्स्ट वाला केस जो हमें पता है वो हम ले लेते हैं, कालांतर π/4, फेज डिफरेंसेस π/4। तो फाई इज π/4। π/4 का मतलब क्या हो गया? अगर कोई पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा पार्टिकल π/4 फेज से स्टार्ट होगा, यानी वो इनिशियल पोजीशन से 45 डिग्री के एंगल से स्टार्ट होगा। तो हम इसमें इस ग्राफ में, ये ग्राफ हमने वही का वही ले रखा है, बस अब हम इसके अंदर पार्टिकल के मूवमेंट चेंज कर देंगे। तो देखिए इसमें ये जो ए वृत्त में जो पार्टिकल है उसको तो हमने यहीं 0 रखा है और ये पहले के जैसे ही इसमें पॉइंट्स प्लॉट करे हैं। लेकिन बी के अंदर आप देखिए इनिशियल पोजीशन से मैंने उसको 45 डिग्री पे खिसका दिया, यानी जो इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ है। तो 0 हम यहाँ लिखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली 1 2 3 4 पूरे 8 नंबर्स हम इस तरीके से लिख देंगे। अब हम इसके अंदर भी बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने पहले वाले में अपनाई थी। तो इसके अंदर अगर आप देखें 0 से स्टार्ट करते हैं तो पार्टिकल 0 पर है और ये पार्टिकल भी 0 पर है, तो दोनों के 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट इस जगह पर आता है। उसके बाद 1 को देखिए, 1 जो है वो इंटरसेक्ट होके इस पोजीशन पे, बी पोजीशन पर आ जाता है। उसके बाद 2 पर देखिए तो 2 क्या आ गया? 2 हमारा इस पोजीशन पर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है। तो आपके ये देखिए ये एक आर्क सा फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 पर 3 पोजीशन पे आए, ये हम वाकई ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये ही फिगर आपको बनेगा आपका जैसे जैसे आप करेंगे। तो 3 का ये आ गया और यहाँ से 3 को कोइंसाइड किया तो ये पॉइंट आपका जनरेट हो गया। उसके बाद 4th पोजीशन देखिए, 4th पोजीशन इधर से इंटरसेक्ट करिए दोनों 4 पोजीशन, तो ये पॉइंट आ गया आपका। तो आपके पास कैसे आ रहा है? A B C D E F, है ना। और ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले लेते हैं 6 वाला, तो 6 इस G पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। 7 पॉइंट लेते हैं तो 7 हमारा यहाँ से देखिए H पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। और फिर 8 पॉइंट को देखिए वो वापस जाके ए पॉइंट पे ही कोइंसाइड कर रहा है। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने मार्क कर लिए, जब हम इन सबको ज्वाइन करते हैं तो इनका जो लोकस है वो हमारा बिंदु पथ जो है वो हमारा एक इलिप्स के फॉर्म में आता है, और वो इलिप्स भी कैसा है? तिर्यक दीर्घवृत्त है।
ऑब्लिक इलिप्स के फॉर्म में आता है। और ये ही हम देख लेते हैं, हमने जो थ्योरेटिकली पढ़ा था कि अगर दोनों का फेज डिफरेंस π/4 हो, तो हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया था कि जो इक्वेशन जो हमारी मैथमेटिकली आई थी वो एक तिर्यक दीर्घवृत्त की आती है, ऑब्लिक इलिप्स की इक्वेशन आती है। तो हमने इस जो थ्योरेटिकली हमने डिराइव किया था उसको हम ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर चुके हैं। हाँ, इसमें ये कंसेप्ट बार बार आपको ध्यान रखना होगा कि हमने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेम ली है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, अगर फेज डिफरेंस π/2 हो, तो अब आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम में अब मैंने क्या करा है, पहला वाला जो पार्टिकल है, ए वाले जो ए सर्कल के अंदर जो पार्टिकल है उसको तो एज सच सेम पोजीशन पे रखा है, लेकिन बी वाला जो पार्टिकल है उसको फेज मैंने π/2 कर दिया। तो उसकी इनिशियल पोजीशन 0 जो है वो इस जगह पर से शुरू होगी, जिससे कि इनिशियल से वो π/2 का फेज या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको 0 पे, ये दोनों बिंदु आके मिलते हैं ए बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। उसके बाद 1 को देखिए, 1 को और इधर से भी 1 आ रहा है, दोनों इंटरसेक्ट होते हैं बी पॉइंट के ऊपर। उसके बाद 2 को देखिए, 2 जो है वो इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सी हो गया। उसके बाद 3 वाले जो पॉइंट्स हैं उनको देखिए, वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आप बड़ी आसानी से इसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप सीधे ही ये पॉइंट मार्क कर पाएंगे। पॉइंट डी आ गया है। उसके बाद आप 4 और 4 दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये ई आ गया आपका पॉइंट। फिर 5 और 5 को कंबाइन करते हैं तो आपका पॉइंट आ गया एफ। उसके बाद 6 को देखें, 6 इधर आ गया जो कि जी पॉइंट पे आ गया, और 7 जो है वो आपका इंटरसेक्ट होके एच पॉइंट पे आ गया। अब ये सारे बिंदु आपको मिल गए, तो आप पेंसिल की सहायता से आप इनको ज्वाइन करके इसका लोकस निकाल लीजिए, बिंदु पथ निकाल लीजिए। तो ये एक सर्कल आ रहा है और वो भी सिमेट्रिकल वे में सर्कुलर फॉर्म आ रहा है। तो हमने यही चीज पढ़ी थी कि अगर ऑलमोस्ट सर्कल है लेकिन सिमेट्रिकल, अगर एलिप्स भी होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा। हमने यही पढ़ा था कि अगर π/2 फेज डिफरेंस हो तो हमारे को रिजल्टिंग ये फॉर्म मिलना चाहिए। हमने ग्राफीय विधि से इसको भी सिद्ध कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसी के अंदर इसी प्रकार से π/3π/4 के लिए भी कर सकते हैं। 3π/4 के लिए आप खुद एक्सरसाइज करके देख लीजिए। इसके अंदर इनिशियल बी ए पार्टिकल की पोजीशन तो यही होगी, लेकिन बी पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 की जो पोजीशन है वो अभी प्रेजेंट 1 की पोजीशन बन जाएगी। यहाँ पे रख के आप बकायदा उसी तरीके से जैसे इसमें दिखाया है इसी तरीके से बिंदुओं को लगाएंगे तो आपको एक ऑब्लिक इलिप्स प्राप्त होगा। लेकिन उस ऑब्लिक इलिप्स की जो दिशा है वो पूर्व में जो आपको दीर्घवृत्त मिला था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और उसके बाद अगर आप पाई वाले जो फेज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो पुनः आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि पहले वाली लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, अब इसमें चित्र में आप देखिए, इसमें सबसे पहले 0 या 2π की स्ट्रेट दिखाई है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसी दिशा में π/4 फेज करते ही ये ऑब्लिक इलिप्स बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ये π/2 में के वक्त एक सर्कल बन जाता है। उसके बाद 3π/4 पे वापस एक इलिप्स फॉर्म होता है जो कि आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर हम इसके और थोड़ा से करें, 7π/4 की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ऑब्लिक एलिप्स आ जाएगा वापस उस डायरेक्शन में। तो हम इसके अंदर 3π/4 के बाद आप पाई की बात कर लें तो इसमें वापस स्ट्रेट लाइन आने लग जाएगी। तो इस तरीके के आपको फिगर पैटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इसको हमने दो तरीके से लिसाजू आकृतियों का अध्ययन किया। एक तो हमने सैद्धांतिक रूप में जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने डिराइव करी हैं वो हमारे को मैथमेटिकली पता है कि इस तरीके के डायग्राम्स बनाने चाहिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कहती है। फिर दूसरा हमने उसी मेथड को ग्राफिकल रिप्रेजेंट ग्राफीय विधि से समझा दिया। उसके अंदर भी हमें सेम पैटर्न्स ऑब्टेन होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम परपेंडिकुलरली करा के हम उसका वाकई एक्सपेरिमेंटली अध्ययन करते हैं लैब के अंदर। वो एक्सपेरिमेंट हम सेकेंड ईयर में करते हैं। वहाँ हम वाकई ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यही लिसाजू पैटर्न्स आपको प्राप्त होते हैं। ये जो लिसाजू पैटर्न्स जो आपको ऑब्टेन हो रहे हैं ये आपको CRO के अंदर भी अगर दो सिंपल हार्मोनिक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से भी अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को x और y एक्सिस पे भेजे तो आपको वहाँ भी प्राप्त हो सकते हैं और वहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से ये सारे पैटर्न्स फेज बदलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब हम इसके अंदर एक नई चीज़ करेंगे, वो है कि अगर हम इसकी आवृत्ति एक की दोनों की सेम करने के बजाय 2:1 के रेशो में कर दे तो पैटर्न्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले लेक्चर में हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।